तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का हमारा नेक्स्ट पार्ट है। तो हेडिंग लगा लो स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग आपने देखी है? स्प्रिंग आपके पास वो पैन होगा कभी टिप टॉप वाला, उसके अंदर स्प्रिंग लगा होता है। उसी स्प्रिंग की बात कर रहे हैं कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है। तो उसी स्प्रिंग को जब आप दबाओगे या फिर खींचोगे, उसको इलोंगेट करोगे, तो उसके अंदर फोर्स लगता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्प्रिंग फोर्स हमारा टॉपिक है। हेडिंग लगा लो, नोटबुक में लिखना स्टार्ट कर दो, नोट बनाना शुरू कर दो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले समझते हैं ये स्प्रिंग का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये कुछ इस तरीके से हमारा स्प्रिंग होता है, ऐसे। ओके, ये हमारा स्प्रिंग है। और स्प्रिंग फोर्स जो हमारा ये चैप्टर है, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे मासलेस स्प्रिंग के बारे में। क्या होगा ये हमारा? ये मासलेस स्प्रिंग होगा, या फिर आप कह सकते हो ये हमारा आइडियल स्प्रिंग होगा। आइडियल स्प्रिंग के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो स्प्रिंग है, जस्ट मैंने स्प्रिंग को ऐसे रखा हुआ है अभी, तो ये इसका क्या होगा? इसका मान लो L हमारा नेचुरल लेंथ होगा। ठीक है, इसके अंदर कोई फोर्स लग रहा है? अभी बिल्कुल नहीं लग रहा है, एज इट इज अभी रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसी स्प्रिंग को इस वॉल से अटैच कर दे रहा हूं। एक वॉल से इसका एक एंड, ये एंड होता है स्प्रिंग का। ठीक है, एक एंड को मैं क्या कर रहा हूं, मैं वॉल से अटैच कर दे रहा हूं यहां पे, और फिर इसको मैं डेल्टा एक्स एलोंगेट कर दे रहा हूं। मतलब पहले यहां पे था इसका मेन पोजीशन, अब कहां आ गया? डेल्टा एक्स। मैंने इसको खींच दिया, इलोंगेट कर दिया। यहां पे हमने इसको इलोंगेट कर दिया, मतलब पहले यहां पे नेचुरल लेंथ L था, हमने क्या किया? इसको खींच के बाहर कर दिया, मतलब ऐसे खींच रहे हैं इसको। और ये हमारा फोर्स क्या होगा? F एक्सटर्नल फोर्स होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप स्प्रिंग को खींचोगे तो स्प्रिंग अपने साइड एक फोर्स, मतलब वो भी आपको खींचेगी। तो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा, विच इज इक्वल टू Fs। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? मैं जो समझाना चाहता हूं कि जैसे ही आप किसी भी स्प्रिंग को बाहर के साइड खींचोगे तो वो अंदर के साइड स्प्रिंग फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये डायरेक्शन को कैसे मानना है? तो हुक्स लॉ ने हमें बताया, हुक्स लॉ ने हमें बताया कि जो फोर्स लगेगा स्प्रिंग फोर्स, वो क्या होगा? माइनस के डेल्टा एक्स के इक्वल होगा। माइनस के डेल्टा एक्स। इसमें Fs क्या है? स्प्रिंग फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स क्या है? Fs है। माइनस इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका डेल्टा एक्स का डायरेक्शन अगर उधर है, मतलब आप बाहर के साइड खींच रहे हो, तो डेल्टा एक्स इधर डिस्प्लेस हुआ है, तो स्प्रिंग फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब इस साइड इसका स्प्रिंग फोर्स होगा। अगर यही डेल्टा एक्स, मान लो कि इस स्प्रिंग को मैं अंदर ढकेल देता, ऐसे कंप्रेस कर देता, तो ये क्या करता? फोर्स कहां लगाता? बाहर लगाता। जस्ट ये माइनस क्या करता है? ये डायरेक्शन को मेंशन करता है कि जहां भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगेगा, इसीलिए माइनस है। ठीक है, और के क्या होगा यहां पे? इसको कहेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट। हर स्प्रिंग का अपना एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है जिसको हम के कहते हैं। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? देखो एक बार, इधर फोर्स है, इधर क्या है? इधर है डिस्प्लेसमेंट। इसका मीटर होता है यूनिट, इसका न्यूटन होता है। तो क्या मैं इसको न्यूटन पर मीटर लिख सकता हूं इसकी यूनिट? बताओ। तो के हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स है चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग में कितना चेंज हुआ होगा, स्प्रिंग के लेंथ में कितना चेंज हुआ होगा, इसको मैं कह सकता हूं इलोंगेशन। इलोंगेट भी कर सकते हैं या फिर इसको कंप्रेस कर सकते हैं। इस चीज को आप समझ पा रहे हो? तो हमारे पास हुक्स लॉ ने बताया कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? माइनस के डेल्टा एक्स। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका Fs इक्वल्स टू के डेल्टा एक्स। ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है। ये जो आप फोर्स का रिलेशन देख रहे हो, Fs इक्वल्स टू के डेल्टा एक्स, यहाँ पे Fx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा एक्स के, मतलब Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स। इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब ये हुआ कि जितना आप डेल्टा एक्स इंक्रीज करोगे, जितना आप डेल्टा एक्स इंक्रीज करोगे, उतना ही स्प्रिंग फोर्स इंक्रीज करेगा, आपको अपनी तरफ खींचेगा। जितना आप बाहर खींचोगे उतना ही स्प्रिंग फोर्स अपनी तरफ खींचेगा। सपोज मान लो ये स्प्रिंग है, इसको मैं यहां से F एक्सटर्नल खींच रहा हूं, तो मैं ऐसे खींचूंगा तो आपके हाथ पे एक फोर्स होगा जो कि आपको इधर खींचेगा। वही क्या है? स्प्रिंग फोर्स है। तो रिलेशन के अंदर ये कहता है कि Fs जो है हमारा, वो डेल्टा एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थोड़ा इसके ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मान लीजिए कि Fs का ग्राफ ऊपर y एक्सिस पे है और x एक्सिस पे डेल्टा x का ग्राफ है। इसको अच्छे से समझना आप। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारा? Fs इक्वल्स टू माइनस के डेल्टा एक्स। माइनस के आपको याद है y इक्वल्स टू mx वाला ग्राफ, यहाँ पे माइनस साइन, इसका मतलब स्लोप माइनस हो जाएगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा। बताओ, ये हमारा माइनस के का स्लोप वाला ग्राफ हो जाएगा। तो एक चीज को नोटिस करो आप यहाँ पे
ये जो नीचे वाला ग्राफ देख रहे हो यहाँ से, ये वाला ग्राफ नीचे वाला, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही आप डेल्टा एक्स को इंक्रीज कर रहे हो तो एफ एस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब देखो डिक्रीज हो रहा है इन द सेंस अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो कैसे, डेल्टा एक्स को मैंने इधर खींचा, पॉजिटिव डायरेक्शन में खींचा एक्स के, ठीक है, तो एफ एक्स का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव साइड है। इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो डेल्टा एक्स अगर आप इंक्रीज करोगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे जाओगे तो एफ एक्स की वैल्यू कहाँ आ रही है, माइनस वाई एक्सिस पे आ रही है, मतलब नीचे आ रही है, माइनस एफ एस, नेगेटिव आ रही है, दैट मीन्स डायरेक्शन उल्टा है। एज इट इज अगर आप ऊपर देखते हो, ऊपर देखो आप, तो जैसे ही आप डेल्टा एक्स की वैल्यू नेगेटिव ले जाओगे, मतलब इधर ले जा रहे हो, डेल्टा एक्स अगर आपका नेगेटिव होगा तो एफ एक्स की वैल्यू कहाँ आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। दैट मीन्स व्हाट, कि जब आप एफ एक्सटर्नल मतलब डेल्टा एक्स, इसी फोर्स को अगर मैं अंदर के साइड ऐसे लगाऊंगा, दबाऊंगा स्प्रिंग को इस तरीके से, तो स्प्रिंग क्या करेगा, मुझे आगे की तरफ ढकेलेगा, तो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। दैट मीन्स उसका पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा, इसीलिए एफ एस पॉजिटिव है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इतना नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंग फोर्स आपको समझ में आ गया, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है। स्प्रिंग एक रीस्टोरिंग फोर्स है, स्प्रिंग एक वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि डेल्टा एक्स पे डिपेंड कर रहा है। डेल्टा एक्स चेंज करोगे तो स्प्रिंग फोर्स चेंज होगा। ये सारी चीजें लिखो और इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लो यहाँ पे एक हमारे पास स्प्रिंग है, ठीक है, और एक यहाँ पे स्प्रिंग है। इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी के क्वेश्चंस भी इससे ही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन आईआईटी किससे आए मैं आपको आगे सॉल्व करवाऊंगा। इस स्प्रिंग वाले पे एफ एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में, कहाँ है, इस डायरेक्शन में, दोनों एंड पे है, यहाँ पर भी है एफ एक्सटर्नल, दोनों डायरेक्शन में है, मतलब एक उधर खींच रहा है, ऐसे स्प्रिंग को खींच रहा हूं, ठीक है, ओके। और एक के अंदर क्या हो रहा है, कंप्रेस कर रहा है, मतलब एफ एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों एंड पे। इस चीज को आप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं बता रहा हूं। तो जैसे ही आप एफ एक्सटर्नल इधर लगाओगे, स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, बताओ, स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा। इस वाले एंड पे भी क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, एफ एस। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो, एफ एस इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा। एज इट इज जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो एक एफ एस यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा और एक इस डायरेक्शन में लगेगा। ये क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। क्यों, क्योंकि एफ एस का फॉर्मूला क्या था, एफ एस इक्वल टू माइनस के डेल्टा एक्स, मतलब डेल्टा एक्स जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। एफ एक्सटर्नल आपने इस डायरेक्शन में लगा दिया तो ऐसे कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग फोर्स बाहर के साइड लगेगा, मतलब इसका अपोजिट डायरेक्शन में है। एज इट इज यहाँ पर भी है। तो क्या आप इस चीज को समझ रहे हो कि स्प्रिंग फोर्स जो पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है, दो डायरेक्शन के पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है, या तो ऐसे होगा या तो बाहर के साइड होगा। क्या स्प्रिंग फोर्स ऐसे होगा, एक ऐसे हो जाए और एक ऐसे हो जाए, हो सकता है ऐसे, नहीं हो सकता। इस चीज को आपको समझाना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट करो कि आपका स्प्रिंग फोर्स या तो इस डायरेक्शन में होगा या फिर बाहर के डायरेक्शन में होगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो फंसोगे। नोट कर लो, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग फोर्स या तो बाहर के साइड दोनों लगेंगे या तो दोनों अंदर के साइड, ऐसे नहीं एग्जिस्ट करेगा। इस चीज को समझ रहे हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सपोज मान लीजिए ना कि यहां पे मैं क्या करता हूं, एक स्प्रिंग को दीवार से अटैच कर देता हूं, स्प्रिंग को दीवार से अटैच करके एफ एक्सटर्नल फोर्स से खींच रहा हूं इधर इस साइड, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो एफ एस स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। क्या आप इस चीज़ को समझ रहे हो, स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन आपको मेंशन करने आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में होता है एफ एक्सटर्नल के, ठीक है, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो मुझे एक बात बताइए, मैंने क्या कहा कि स्प्रिंग फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा, तो क्या ये दीवार भी इसके ऊपर फोर्स, स्प्रिंग फोर्स नहीं लगा रहा होगा ये दीवार पे, तो उसका यहाँ पे इस एंड पे स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, देखिए अगेन ये अंदर लग रहा है, ये भी खींचेगा तो दीवार को भी ये खींचेगा, तो स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में ऐसे लगेगा। अब देखो हमारे पास ये वाला ऑप्शन तो है नहीं बाहर के साइड, यही वाला ऑप्शन अंदर के साइड, इसीलिए दूसरा वाला भी ये कुछ इस तरीके से इस पे लगेगा। तो इस चीज को आपको समझना है कि भले ही मैं एक एंड से खींच रहा हूं, एक एंड फिक्स है तो दोनों साइड स्प्रिंग फोर्स लगेगा, और ये पूरे स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स इक्वल होगा। यहां भी एफएस होगा, यहां भी एफएस होगा, यहां भी एफएस होगा, यहां भी एफएस होगा, यहां भी एफएस होगा। जैसे स्ट्रिंग में टेंशन सेम होते थे हर एक पॉइंट पे, मासलेस आइडियल स्प्रिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है। आप लोगों को याद होगा कि टेंशन हमारा जो फोर्स लगता था स्ट्रिंग के ऊपर, वो हमारा स्ट्रिंग क्या होता था, मासलेस स्ट्रिंग होता था या फिर आइडियल स्ट्रिंग होता था। तो हम ये कहते थे कि हर जगह टेंशन सेम आ रहा है स्ट्रिंग के अंदर, स्प्रिंग के अंदर भी सेम केस है, हर जगह स्प्रिंग फोर्स सेम होगा। इसको थोड़ा सा आपको मैं विजुलाइज कराता हूं, इतना नोट कर लो, उसके बाद आपको मैं थोड़ा सा विजुलाइज कराता हूं, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि स्प्रिंग फोर्स सेम क्यों है हर जगह, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको। सपोज मान लो कि यहां पे एक लड़का खड़ा है, ये स्प्रिंग को खींच रहा है अपने साइड, इस साइड खींच रहा है एफ एक्सटर्नल, इस एंड पे भी एक लड़का खड़ा है, वो भी इस स्प्रिंग को खींच रहा है इस तरफ एफ एक्सटर्नल,
इस साइड डिस्प्लेसमेंट मान लो x1 हो गया, इस साइड डिस्प्लेसमेंट मान लो x2 हो गया, यहां तक आया, खींच के ले गया। तो मुझे बताइए इसके अंदर स्प्रिंग फोर्स क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे कोशिश करेंगे कि भैया यहाँ पे x1 डिस्प्लेस हुआ है, दैट मीन्स पहले तो आप डायरेक्शन को मेंशन करोगे, स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी kx1 भैया, ठीक है। आपने बताया कि x1 डिस्प्लेस होगा तो ऐसे होगा। और यहाँ पे भी अगर f एक्सटर्नल का डायरेक्शन इधर है तो स्प्रिंग फोर्स अंदर के साइड लगेगा, fs विच इज इक्वल्स टू kx2, राइट, यही होगा। ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपने दो फोर्स को बना दिया, दो फोर्स अलग नहीं हो सकते। पूरे स्प्रिंग में एक ही फोर्स होगा, पूरे स्प्रिंग में एक ही फोर्स होगा, दो फोर्स को मेंशन नहीं कर सकते आप, ठीक है। इस तरीके से नहीं करना है आपको। क्या करना है, देखो क्या करना है, इसको ऐसे काम नहीं करना है, पूरा नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, ऐसे आपको नहीं करना है। फॉर्मूला क्या था, Fs इक्वल्स टू माइनस के डेल्टा एक्स, यही था। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है Fs का। तो k डेल्टा एक्स क्या है हमारा, डेल्टा एक्स है चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। तो यहाँ पे टोटल चेंज कितना होगा, x टोटल, इसको तो डेल्टा एक्स बोल रहे हैं, ये क्या होगा x1 प्लस x2, यही होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वैल्यू रखोगे k डेल्टा एक्स की जगह x1 प्लस x2। तो ये स्प्रिंग फोर्स ना पूरे स्प्रिंग पे लगेगा। आप देखोगे यहां पर भी लग रहा होगा, आप देखोगे यहां पर भी यही लग रहा होगा, आप देखोगे यहां पर भी यही लग रहा होगा, आप देखोगे यहां पर भी यही लग रहा होगा। जब तक आइडियल स्प्रिंग है, मासलेस स्प्रिंग है, दिमाग में गांठ बांध लो कि हर जगह स्प्रिंग की वैल्यू सेम होती है। जैसे स्प्रिंग में टेंशन की वैल्यू सेम होती थी आइडियल स्प्रिंग के अंदर, एज इट इज यहां पे आपका स्प्रिंग का फोर्स सेम होगा। इस चीज को नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तीन चीजें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दी। पहला ये कि फोर्स का डायरेक्शन हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा, या तो अंदर के साइड दोनों रहेंगे या तो दोनों बाहर के साइड। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्ट्रिंग और स्प्रिंग में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है और कैसे काम करना है, कैसे दोनों को समझना है। चलिए नोट करिए इसको। मान लो ये हमारे पास एक पुली है, इसके ऊपर स्ट्रिंग रख दी। मान लो यहाँ ब्लॉक भी बना देता हूं तुम्हारे लिए, ये ब्लॉक हो गया, इसके ऊपर टेंशन टी लगेगा, इसके ऊपर टेंशन टी लगेगा, और ये स्ट्रिंग है, ठीक है। और ये क्या है, मासलेस स्ट्रिंग है। मुझे लिखना ना पड़े बार बार, क्योंकि अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो सारे के सारे मासलेस स्ट्रिंग के ऊपर ही किए हैं, ठीक है। तो भैया आपने कहा कि स्ट्रिंग के अंदर टेंशन सेम होता है। जी हाँ, मैंने कहा, क्या दिक्कत है। मान लो ये वाला पार्ट मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग का, यहाँ पे निकाल लिया मैंने, ठीक है, ये पार्ट हो गया। मान लो स्ट्रिंग का मास यहाँ पे dm है, यहाँ पे टेंशन T2 लग रहा है, यहाँ पे टेंशन T1 लग रहा है। मान लो कि ऊपर एक्सेलरेशन a है, नीचे a है, तो इसका एक्सेलरेशन भी यहाँ इस डायरेक्शन में a होगा। तो क्या इसके मैं फॉर्मूले बना सकता हूँ, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू dm इंटू a न्यूटन सेकेंड लो। तो यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रिंग मेरा मासलेस है, मासलेस स्ट्रिंग है, दैट मीन्स dm की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, मास है ही नहीं स्ट्रिंग की, ठीक है, मास है ही नहीं स्ट्रिंग की। तो यहां से ये जीरो हो जाएगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू जीरो, T2 इज इक्वल टू T1, इसी को तो हम T कहते हैं। इसीलिए स्ट्रिंग में हर जगह क्या होता है, टेंशन की वैल्यू सेम होती है। तो स्प्रिंग भी मासलेस है, वहां पर भी फोर्स की वैल्यू सेम होगी। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है। जैसे ये स्प्रिंग है, अब ये भी मासलेस है, तो जो फोर्स यहां पे लगेगा स्प्रिंग पे, सपोज यहां से मान लो F एक्सटर्नल से खींच रहा हूं, यहां पे दीवार है, तो जो स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में यहां पे लगेगा, वही स्प्रिंग फोर्स यहां भी लगेगा और सबकी मैग्नीट्यूड सेम होगी। वही चीज यहां पर भी थी, एज इट इज यहां पर भी, क्योंकि दोनों मासलेस और आइडियल स्ट्रिंग पुली है इसलिए, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज देखो, ये ब्लॉक को अगर मैं नीचे खींचूंगा तो ऊपर टेंशन फोर्स लगेगा, ठीक है। ये ब्लॉक को अगर मैं ऊपर उठाऊंगा तो स्ट्रिंग लूज हो जाएगी। क्या उस पर टेंशन लग रहा है, नहीं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट के आउटवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स हमेशा होता है, इनवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो सकता। जैसे मान लो इसको मैं उठाता हूं तो इसके पास एक ही डायरेक्शन में फोर्स है, वो कि ऊपर है। कब, जब मैं ब्लॉक को छोड़ दूंगा। लेकिन जैसे ही ब्लॉक को मैं ऊपर ले जाऊंगा और मान लो कि यहां से ये वाली ब्लॉक हटा लेता हूं, सपोज मान लो, एक और यहां पे एग्जांपल देता हूं तब समझ में आएगा। ये स्ट्रिंग हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ऊपर टी लगेगा, ऐसे छोड़ा हूं तो अब जैसे ही मैं नीचे ब्लॉक को उठाऊंगा तो क्या इस पे टेंशन फोर्स रहेगा, नहीं, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग ढीला हो जाएगा। तो टेंशन का डायरेक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में है, टेंशन फोर्स का डायरेक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में है। और वही ये जो स्प्रिंग फोर्स है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। सपोज मान लो यहां पे मैंने स्प्रिंग फिक्स किया है, ठीक है। तो स्प्रिंग अगर मैंने यहां पे फिक्स कर दिया, अगर मान लो कि ऐसे मैं खींचूंगा F एक्सटर्नल, तो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, बताओ, इधर होगा। लेकिन अगर यही F एक्सटर्नल को अगर मैं चेंज कर दूंगा, अंदर के साइड ढकेलूंगा, जब ये अंदर के साइड कंप्रेस होगा तब डायरेक्शन कहाँ होगा स्प्रिंग फोर्स का, सॉरी ये F एक्सटर्नल है जो हम फोर्स लगा रहे बाहर से, इसको मैं ढकेलूंगा तब स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा। मतलब स्प्रिंग फोर्स दो डायरेक्शन में लग रहा है और टेंशन फोर्स सिर्फ एक डायरेक्शन में लग रहा है। टेंशन फोर्स सिर्फ
ऑब्जेक्ट के बाहर के साइड लग रहा है, ये दोनों साइड लग रहा है। इसका मतलब जब आप इस स्प्रिंग को दबाओगे तो स्प्रिंग फोर्स बाहर के साइड लग रहा है, जब आप इलोंगेट करोगे, खींचोगे इसको, तो स्प्रिंग फोर्स अंदर के साइड लग रहा है। तो यही चीज समझने वाली है कि इसके अंदर टेंशन एक लग रहा था, एक ही डायरेक्शन में लगा, और स्प्रिंग के अंदर दोनों डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगता है। ठीक है, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब बातें सारी खत्म हो गई, अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आप नोट कर लो। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहला न्यूमेरिकल ये है कि आपके पास एक ऐसे सरफेस पे स्प्रिंग को ऐसे कुछ इस तरीके से ऐसे लटका के और इसके नीचे एक ब्लॉक लगा दिया जो कि 10 kg का है। तो जब सबसे पहले स्प्रिंग के अंदर कुछ भी नहीं लगा होगा, ये अपने नेचुरल लेंथ पे होगा, नेचुरल लेंथ में होगा। बताओ, जैसे ही मैंने स्प्रिंग के अंदर ब्लॉक को लगा दिया, जैसे ही ब्लॉक लगाऊंगा और उसको धीरे धीरे छोड़ूंगा, डायरेक्ट नहीं छोड़ दूंगा, ऑसिलेशंस हो जाएंगे, मैं धीरे से छोड़ूंगा, जैसे ही इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगा उसके बाद उसको मैं लीव कर दूंगा। तो क्या इस स्प्रिंग के अंदर खिंचाव होगा? खिंचाव, मान लो कि डेल्टा एक्स ना खींच गया स्प्रिंग, जैसे ही ब्लॉक लगाया इसके ऊपर भार बढ़ा और ये स्प्रिंग को खींच दिया नीचे। तो डेल्टा एक्स क्या है? इलोंगेशन है, हमें यही निकालना है। फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग कितना इलोंगेट हुआ होगा वो बताना है, वो निकालना है। हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है 100 न्यूटन पर मीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्या हम निकाल सकते हैं? सबसे पहले देखो इसका एफबीडी बनाएंगे। ये मेरा 10 kg वाला ब्लॉक है। जब आप एफबीडी बनाओगे तो सबसे पहले नीचे क्या लग रहा होगा? इसके वेट फोर्स विच इज इक्वल टू 10G। तो ये हमारे एफबीडी पे 10G ये रहा। अच्छा, जैसे ये नीचे खींचोगे, ये नीचे खींचेगा अपने वेट फोर्स से, तो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा? ऊपर होगा, Fs। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कहाँ होगा? ऊपर होगा। और ये जो ब्लॉक आप देख रहे हो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ये ब्लॉक यहाँ पर आके रुक चुका है, रेस्ट पे है। ये क्या है? इक्विलिब्रियम में हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये हमारा। तो क्या यहाँ पे इक्वेशन बनेगा? Fs इज इक्वल टू 10G। Fs इज इक्वल टू 10G। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या निकाली थी? K डेल्टा x, सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है। क्यों हम लोग सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड रख रहे हैं भैया? क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्शन को ऑलरेडी मेंशन कर दिया, इसलिए माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। माइनस का मतलब डायरेक्शन को मेंशन कर दिया, दैट मीन्स आप माइनस को हटा सकते हो। इसलिए K डेल्टा x इज इक्वल टू 10G। G की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, K की वैल्यू क्या है? 100 है। डेल्टा x और K नीचे जाएगा तो ऊपर 100 हो जाएगा, 10 × 10, और K नीचे, K क्या हो गया? नीचे आ गया। K की वैल्यू कितनी है? 100 न्यूटन पर मीटर। तो इसको यहाँ पे 100 रख दो, कट गया। तो डेल्टा x की वैल्यू क्या आ गई? 1 मीटर। 1 मीटर इलोंगेशन होगा स्प्रिंग के अंदर। जब ये नीचे गिरेगा, इसको लगाओगे, ये नीचे खींचेगा, तो ये कितना इलोंगेट होगा? 1 मीटर। क्या आपको समझ में आ गया? ये एक बेसिक क्वेश्चन था, नोट करो, उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने? रफ करूँ? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक सरफेस के साथ ऊपर स्प्रिंग को कुछ इस तरीके से अटैच कर दिया है, इसके साथ एक पुली को अटैच कर दिया है, और पुली के ऊपर 2 ब्लॉक रख दिए कुछ इस तरीके से। एक ब्लॉक का वेट है 2 kg, दूसरे का वेट है 4 kg। स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है 100 न्यूटन पर मीटर। आपको बताना है कि जब ये पुली और ब्लॉक दोनों को ऐसे रखोगे तो इसके अंदर कुछ इलोंगेशन होगा। मान लो डेल्टा एक्स, ये स्प्रिंग नीचे खींचेगा, मतलब इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा एक्स। ठीक है, तो हमें बताना है इस डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी। फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग कितना इलोंगेट होगा? क्या हम निकाल सकते हैं? सबसे पहले देखो, ये ब्लॉक 2 kg है, ये 4 kg मान लेता हूँ। ये नीचे जा रहा है A एक्सेलरेशन से और ये ऊपर आ रहा है A एक्सेलरेशन से। इसके अंदर टेंशन T ऊपर होगा इस तरीके से, और इसके अंदर भी ऊपर होगा अगर इस ब्लॉक से देखोगे तो। ठीक है, ओके, टेंशन बना ली है, सब कुछ बना लिया। अच्छा, ये T है तो ऊपर में 2T होगा, और यही 2T क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स के इक्वल होगा। चलो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर T लगता है सिर्फ, और ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग को खींचोगे तो क्या लगेगा? KX लगेगा, ऊपर के साइड KX लगेगा, मतलब नीचे खींचूंगा तो ऊपर KX लगेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं स्प्रिंग को हटा के टेंशन रख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं? हाँ, कर सकते हो, लेकिन टेंशन की वैल्यू वहां पे KX की इक्वल हो जाएगी। ये चीज़ का ध्यान रखना है बस, आपको कुछ नहीं करना। जहां पे स्प्रिंग है वहां पे मिटा के टेंशन बना दो, और टेंशन को किसके इक्वल कर दो? KX के इक्वल कर दो। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि आपने भैया बताया कि स्ट्रिंग के अंदर टेंशन हर जगह इक्वल होता है, और यहाँ पर भी ये चीज़ सेम है, KX4 हर जगह इक्वल है। तो क्यों ना मैं स्प्रिंग को हटा के टेंशन बना के और वहां पे लिख दूं टेंशन इज इक्वल टू KX। ऐसा कर सकते हो आप। तो वही चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे T है, यहाँ पे T है, तो ऊपर क्या लगेगा? 2T, और 2T
k डेल्टा x के इक्वल होगा। तो अगर मैं 2t इज इक्वल टू k डेल्टा x को सॉल्व करूंगा तो यहाँ से डेल्टा x निकल जाएगा, लेकिन उससे पहले t की वैल्यू निकालनी है। तो चलो सबसे पहले एफबीडी बना के t की वैल्यू निकालते हैं। तो इसके ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर देखोगे तो वेट फोर्स कहाँ होगा, नीचे होगा, विच इज इक्वल टू 2g। इसके ऊपर भी कहाँ होगा, नीचे होगा, विच इज इक्वल टू 4g। वेट फोर्स है, ठीक है, ऊपर एक्सेलरेशन है, टेंशन भी ऊपर है। क्या हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं? तो देखो यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। आप चलिए इक्वेशन बनाते हैं इसका। तो ये वाले ब्लॉक का इक्वेशन बना रहा हूँ 2 kg का। तो ये ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर वाला फोर्स बड़ा है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी ऊपर है। तो पहले का इक्वेशन होगा t माइनस नीचे कितना फोर्स है 2g इज इक्वल टू 2m इंटू ए। ये हो जाएगा पहला इक्वेशन। बताइए दूसरे का इक्वेशन देखिए, ये नीचे आ रहा है तो नीचे वाला फोर्स बड़ा 4g माइनस टी इज इक्वल टू 4 इंटू ए। ये सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करो, t से t खत्म हो गया, 4g माइनस 2g हो जाएगा 2g इज इक्वल टू 4a प्लस 2a इज इक्वल टू 6a। 2 टाइम्स में 3 टाइम्स में चला जाएगा 2 से, और ये 1 टाइम्स में चला जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, g/3। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, g/3। ये जो एक्सेलरेशन है क्या होगा, g/3 से नीचे आएगा ब्लॉक और ये g/3 से ऊपर जाएगा। एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब आपको किसी भी दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू रख के टेंशन निकालना है, ठीक है। इतना नोट करो, उसके बाद टेंशन निकालते हैं। मान लो ऊपर वाले में मैं रख के टेंशन निकाल रहा हूँ, तो टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2g उधर जाएगा तो 2g प्लस 2a कितना है, g/3। एलसीएम ले लो तो ऊपर क्या हो जाएगा 6g प्लस 2g अपॉन 3। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2 हो जाएगा 8g डिवाइड बाई 3। ये हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ गई। नोट करिए इतना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब ये जो स्ट्रिंग है और इसके बाद स्प्रिंग आप तो देख रहे हो, ऊपर क्या लग रहा है 2t लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे t है, यहाँ पे t है। तो इक्वेशन क्या बनाया था, 2t इज इक्वल टू k डेल्टा x। तो यहाँ से t की वैल्यू रखोगे, क्या आया था dt 8g/3। तो यहाँ पे रखूँ 8g/3 और k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू है 100 न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे रख देते हैं 100 न्यूटन पर मीटर इंटू डेल्टा x। डेल्टा x निकालना है, डेल्टा x को एक साइड रखो, बाकी को उस साइड भेज दो। तो ऊपर 8 इंटू 2 हो जाएगा 16g, नीचे 3 था और ये नीचे आएगा तो 100 हो जाएगा 300। ये g को हटा के g की वैल्यू रख देता हूँ 10 रखोगे, इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। बताओ, तो यहाँ पे 160 लिख दूँ, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, डिवाइड दे दो ऊपर, ये जाएगा 16 8 टाइम्स में 2 से और ये जाएगा 15। तो 8/15 मीटर क्या हो गया, इसका इलोंगेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया स्प्रिंग के अंदर। स्प्रिंग 8/15 मीटर डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। नोट करिए इसको, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया आपने, रफ करो इसको मैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एक ब्लॉक है, इसका मास है m1। इसको स्प्रिंग के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया दूसरे ब्लॉक के साथ जिसका मास है m2। इन दोनों को सरफेस पे रखा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये सरफेस है। ओके, इसका एक्सेलरेशन a1 है, इसके ऊपर फोर्स लगाया F फोर्स इसके ऊपर लगाया तो इसका एक्सेलरेशन a1 है, तो इसका एक्सेलरेशन a2 है। और यही हमें फाइंड करना है, a2 की वैल्यू क्या होगी अगर स्प्रिंग कांस्टेंट k न्यूटन पर मीटर गिवन है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट k है, आपके पास फोर्स की वैल्यू है, एक्सेलरेशन a1 है इस ब्लॉक का, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो क्या आप निकाल सकते हो? देखो सबसे पहले आपको एफबीडी बनानी है, तो m1 का एफबीडी पहले बनाए। चलिए यहाँ पे बनाते हैं। ये m1 ब्लॉक है, इस साइड फोर्स लगाया F, तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ होगा, इस साइड इसको दबा रहा हूँ, तो स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में होगा Fs, तो स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में होगा Fs, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन a1 इधर है, इक्वेशन क्या बनेगा बताओ, a1 इधर है, फोर्स इधर है, इसका मतलब F फोर्स बड़ा है, तो क्या इक्वेशन बनेगा, F माइनस Fs इज इक्वल टू m1 इंटू a1, फर्स्ट इक्वेशन बनेगा, ठीक है। ओके, और Fs की वैल्यू क्या हो जाएगी, सपोज मान लो कि Fs की वैल्यू kx हो जाएगी, kx, x यहाँ पे मान लो कंप्रेस हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि अगर एक एंड पे Fx फोर्स लग रहा है तो इस वाले एंड पे भी क्या होगा, इस वाले एंड पे भी Fs ही लगेगा और उसकी वैल्यू kx ही होगी। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, समझना है कि स्प्रिंग में हर जगह फोर्स सेम लगता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट kx की वैल्यू रख दूँ एज इट इज। जब हम सेकंड ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे m2 का, आप देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन a2 इधर है और kx सिर्फ इस पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, kx की डायरेक्शन कहाँ है, इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लग रहा है Fs। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगा, Fs इक्वल्स टू m2 इंटू a2। तो Fs की वैल्यू क्या बताई मैंने, kx रख दो यहाँ पे, सेकंड इक्वेशन आ गया। दोनों को सॉल्व करो, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, F माइनस kx इज इक्वल्स टू m1 इंटू a1। सेकेंड इक्वेशन देखो, kx इज इक्वल्स टू m2 इंटू a2। दोनों को ऐड कर, kx से kx चला गया, बचा क्या, F इक्वल्स टू इधर ऐड कर दो m1 a1 प्लस m2 a2। हमें क्या निकालना है, a2 निकालना है ना। तो एक काम करो, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, a2 की वैल्यू डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, देखो इसको इधर ला रहा हूँ, F माइनस m1 a1 डिवाइड बाई m2 से डिवाइड दे देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ m2 ब्लॉक। m2 का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F माइनस m1 a1 डिवाइड बाई m2। नोट करिए, इसके बाद इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें।
चलो इसको रफ करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक ब्लॉक है, इसका मास है 10 kg, ठीक है, इस सरफेस पे रखा हुआ है, इसको स्प्रिंग से अटैच कर दिया है और इसको दूसरे ब्लॉक से अटैच कर दिया है स्प्रिंग को, ठीक है। यहाँ पे इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास मान लो 5 kg है, एक्सेलरेशन इसके ऊपर है कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लो इसको मैं 40 न्यूटन फोर्स से खींच रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमें बताना है कि यहाँ पे इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। अगर इसको मैं 40 न्यूटन से खींचूंगा, इसका एक्सेलरेशन इतना है, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले एफबीडी बनाओगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 10 kg वाले का एफबीडी बनाते हैं। तो 10 kg मान लो, ये 10 kg यहाँ पे। तो एक बात बताओ कि स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रहा होगा इस ब्लॉक के ऊपर। अगर एफ एक्सटर्नल मतलब हम लोग इधर खींच रहे हैं, तो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा, एफ एस अंदर के साइड होगा। बताओ, एज इट इज दोनों एंड पे लगेगा, मैंने आपको बताया था। तो इस एंड पे भी इस डायरेक्शन में लगेगा एफ एस, ठीक है, एफ एस इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इस ब्लॉक के ऊपर एक ही फोर्स है, क्या है, स्प्रिंग फोर्स, और उसका डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर मान लो एक्सेलरेशन ए है और यही हमें निकालना है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एफ एस इज इक्वल्स टू 10 इंटू ए, एफ एस इक्वल्स टू एम इंटू ए। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है। सेकंड ब्लॉक का देखो, सेकंड ब्लॉक मतलब 5 kg वाले का, 5 kg का एफबीडी बनाते हैं। तो इसके ऊपर एक तो एफ एक्सटर्नल बाहर के साइड लग रहा है जो कि 40 न्यूटन है। तो स्प्रिंग फोर्स का अंदर के साइड लग रहा है विच इज इक्वल्स टू एफ एस। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है, मतलब ये वाला फोर्स बड़ा है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, 40 न्यूटन माइनस एफ एस इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, 5 इंटू 5, एम इंटू ए, 5 इंटू 5, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या एक्सेलरेशन है। तो यहाँ से एफ एस की वैल्यू निकालनी है हमें, तो एफ एस को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 25, तो एफ एस की वैल्यू आ गई 15 न्यूटन। स्प्रिंग फोर्स कितना आ गया, 15 न्यूटन स्प्रिंग फोर्स लग रहा है इस एंड पे। तो इस एंड पे भी एफ एस है, मतलब ये भी क्या होगा 15 न्यूटन ही लगेगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 15 न्यूटन। सारे स्प्रिंग के अंदर, मतलब पूरे स्प्रिंग के अंदर फोर्स सेम होता है, ठीक है। तो अब क्या करूँगा, ये जो वैल्यू आई है इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। तो रखो यहाँ पे क्या आया था इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन एफ एस इक्वल्स टू 10 इंटू ए, ठीक है। एफ एस की वैल्यू आई 15 न्यूटन, यहाँ पे रख दो 15 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 ए। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 10, 5 से 3 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में भी आते हैं, जेई एडवांस में भी आते हैं। जेई एडवांस में आपके कंसेप्ट चेक किए जाएंगे, जेई मेंस में आपके आंसर चेक किए जाएंगे, हालांकि आंसर वहां पर भी चेक होते हैं, लेकिन जेई एडवांस के अंदर आपके कंसेप्ट को चेक किया जाता है। यहाँ पे आंसर निकाल दोगे फट से आंसर आ जाता है, वहां पे पहले कंसेप्ट लगाना पड़ता है, उसके बाद आंसर आता है, बस ये फर्क है, ठीक है। नोट करिए। इसके बाद एक आईआईटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। एक्सेलरेशन कितना आ गया 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रफ करो इसको, मैं आगे बढ़े, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आईआईटी का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसका मास है m, इसको स्प्रिंग के साथ ऐसे अटैच करके दूसरा ब्लॉक के साथ अटैच कर दिया और इसका मास है 2m, ठीक है। इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F इस डायरेक्शन में। अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कुछ इस तरीके से सरफेस पे रखा हुआ है। ये क्या है, आईआईटी का क्वेश्चन है। इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है। मान लो am, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन a0 है। तो हमें बताना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो आप तो ये सोच रहे होंगे कि भैया आप फोर्स इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, एक्सेलरेशन ऐसे कैसे आ रहा है। एफबीडी बनाइए, अभी समझा देंगे। इसका एफबीडी बनाते हैं। सबसे पहले तो आप एक चीज को समझो कि फोर्स अंदर के साइड ढकेलोगे स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा, इधर होगा एफ एस। एज इट इज यहाँ पर भी कहाँ होगा, ऐसे होगा एफ एस। बताइए। अब देखो, अब मैं इसका एफबीडी बनाता हूँ। ब्लॉक एम, ये जो ब्लॉक है मास m का, इसके ऊपर फोर्स कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में F लग रहा है। स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन इधर है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है, विच इज इक्वल्स टू am a0। डायरेक्शन इधर है एक्सेलरेशन का, इसका मतलब ये वाला फोर्स बड़ा है, जो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स होगा वो फोर्स बड़ा होगा। क्या आप समझ रहे हो मेरी बात को। अगर मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं लेकिन एक्सेलरेशन इधर आ रहा है, दैट मीन्स स्प्रिंग फोर्स मुझे ज्यादा लगा रहा है, एक्सेलरेशन ये वाले फोर्स से ये वाला फोर्स ज्यादा है, इसीलिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है। तो क्या इक्वेशन बनेगा, देखो एफ एस माइनस एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए नॉट। फर्स्ट इक्वेशन समझ पा रहे हो, ये वाला फोर्स बड़ा है इसीलिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है। बस यही कंसेप्ट चेक करना चाहता है ये इक्वेशन। सेकंड का एफबीडी बनाते हैं, सेकंड ब्लॉक का। ये हमारे पास 2m का ब्लॉक है, 2m मास का ब्लॉक हो गया। स्प्रिंग फोर्स हमने मेंशन कर दिया इस डायरेक्शन में है, मान लो इधर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। तो इक्वेशन क्या बनेगा, एफ एस इक्वल्स टू 2m इंटू ए। सेकंड इक्वेशन, एफ एस की वैल्यू यहाँ पे रखो,
रखें यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्या आता है, एफ एस की वैल्यू रखोगे 2m इंटू ए माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए नॉट। हमें क्या निकालना है, हमें ए की वैल्यू निकालनी है, एक्सेलरेशन इस ब्लॉक पे कितना है। तो एफ को उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू, एफ को उधर भेज दोगे प्लस में आ जाएगा एम ए नॉट डिवाइड बाई ए की साइड में, मतलब इनटू में क्या है 2m है, तो 2m क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड में हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, एफ प्लस एम ए नॉट डिवाइड बाई 2m। बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी का क्वेश्चन है, बस यही चेक करना चाहता है कि बच्चों जब मैं फोर्स इधर लगा रहा हूँ तो आपको तो यही लगता है कि हर क्वेश्चन में जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन, पर आपको नेट फोर्स देखना है और नेट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है, दैट मीन्स इस साइड वाला फोर्स बड़ा है इधर वाले से, तो ऐसे इक्वेशन बनेगा। बस यही चेक करना चाहता था, ये क्वेश्चन आईआईटी का नोट कर लो। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग, सबसे पहले एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक सरफेस है, सरफेस से एक स्प्रिंग को मैंने कुछ इस तरीके से लगा दिया और यहाँ से एक ब्लॉक को अटैच कर दिया जिसका मास है सपोज 2 kg, ठीक है। यहाँ पे स्प्रिंग है और इसके अंदर हमें रीडिंग निकालना है कि ये कितना रीडिंग देगा, इसके अंदर कितना रीडिंग आएगा अगर मैंने इस ब्लॉक को अटैच कर दिया स्प्रिंग के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप एफबीडी बनाओगे तो नीचे फोर्स लगेगा 2G, ऊपर लगेगा टेंशन फोर्स, ठीक है। 2G एक पॉइंट पे आने के बाद ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, बताओ इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा ये, और जैसे ही इक्विलिब्रियम पे आएगा इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, बताओ, T इज इक्वल्स टू mg। ओके, अब एक चीज़ को समझो कि जितना ये ब्लॉक नीचे खींचेगा उतना ही टेंशन लगेगा, और जितना टेंशन लगेगा उतना ही स्प्रिंग फोर्स होगा, आपको बता चुका हूँ। तो रीडिंग क्या हो जाएगा बताओ, रीडिंग हमारा कुछ नहीं है, जो भी स्प्रिंग फोर्स आएगा इसके अंदर वही हमारा क्या है, रीडिंग है। तो स्प्रिंग फोर्स आपका जो भी आएगा वो क्या होगा, रीडिंग होगा। क्यों, जितना खींचोगे उतना ही टेंशन बढ़ेगा, उतना ही स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा। तो जितना टेंशन होगा उतना ही तो इसके अंदर क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स होगा। तो मैं कह सकता हूं कि रीडिंग ही हमारा स्प्रिंग फोर्स है, और जो भी स्प्रिंग फोर्स होगा वो टेंशन के इक्वल होगा, जो भी टेंशन होगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि T इज इक्वल टू mg है। तो m की वैल्यू कितनी है, 2 kg, 2 इंटू जी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 20 न्यूटन क्या आ रहा है, 20 न्यूटन टेंशन आ। तो अगर टेंशन मेरा 20 न्यूटन है, मतलब यहाँ पे 20 न्यूटन है, तो रीडिंग भी क्या होगा हमारा, इसके अंदर रीडिंग कितनी आएगी, रीडिंग भी हमारी 20 न्यूटन आएंगी। कितनी आएगी, 20 न्यूटन। इस चीज़ को समझ पा रहे हो आप कि जो भी हमारा रीडिंग होगा वो स्प्रिंग फोर्स होगा, जितना भी स्प्रिंग में फोर्स लगेगा वही रीडिंग देगा। तो जितना भी स्प्रिंग में टेंशन होगा वही स्प्रिंग फोर्स होगा और वही रीडिंग होगी, ठीक है। नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। चलिए नोट कर लिया आपने, आगे बढ़े। ओके चलिए, मैं यहाँ पे 2 स्प्रिंग लगा देता हूँ, एक स्प्रिंग ऊपर फिर एक स्प्रिंग नीचे, और इसके अंदर नीचे ब्लॉक को अटैच कर देता हूँ। मान लो इसका भी वेट 2 kg है। अब बताइए, अब इसके अंदर स्प्रिंग रीडिंग दोनों में कितनी आएगी, इसके अंदर कितनी आएगी और इसके अंदर कितनी आएगी, ठीक है। मैंने आपको एक बात बताया था कि आप स्प्रिंग की जगह स्ट्रिंग लेके काम कर सकते हो। तो सपोज थोड़ी देर के लिए मान लो कि यही क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, तो ये स्ट्रिंग मान लिया मैंने, दोनों स्प्रिंग को हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन T होगा तो यहाँ पर भी T होगा, और स्प्रिंग है तो Kx यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी Kx होगा। स्प्रिंग फोर्स होगा, टेंशन तो लगी रहे हैं, आपको स्प्रिंग को हटाना है लेकिन टेंशन फोर्स को Kx के इक्वल कर देना है। तो अब इसका एफबीडी बनाओ, नीचे क्या लगेगा, वेट फोर्स लगेगा 2G, ऊपर में T लगेगा, यहाँ से ये इक्विलिब्रियम में क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो क्या इक्वेशन बनेगा, T इज इक्वल टू 2G, दैट मीन्स 20 न्यूटन क्या आ गया हमारे पास, टेंशन फोर्स आ गया। इसका मतलब दोनों में रीडिंग कितनी होगी, यहाँ पे रीडिंग बताओ कितनी हो जाएगी, यहाँ पर भी 20 न्यूटन। ये सीरीज में इसलिए ऐसा हो रहा है, हाँ बता रहा हूँ एक चीज, रीडिंग यहाँ पर भी 20 न्यूटन। सीरीज में है स्प्रिंग तो सब में रीडिंग सेम होगी, पैरेलल में है तो डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन सीरीज में है तो सेम होगी, ठीक है। नोट करिए इसको, नोट कर लिया आपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मान लो ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर यहाँ पे एक पुली है, यहाँ पे एक पुली है, बीच में स्प्रिंग है, यहाँ से स्ट्रिंग को कनेक्ट करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया मास m का, यहाँ पर भी ब्लॉक रख दिया मास m का, ठीक है। आपको बताना है कि ये स्प्रिंग के अंदर रीडिंग कितनी होगी, यहाँ पे रीडिंग निकालना, रीडिंग कितनी होगी ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे वेट फोर्स निकालो mg, तो ऊपर T, इस ब्लॉक पे नीचे क्या लग रहा होगा mg और ऊपर T। एक स्ट्रिंग एक टेंशन, ये चीज़ आपने पढ़ी है, एक स्ट्रिंग के अंदर एक ही टेंशन होता है हर पॉइंट के अंदर, यहाँ भी T तो यहाँ पर भी T, यहाँ भी T तो यहाँ पर भी T। अब ये स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है सपोज, ठीक है। हमें यही बताना कि इसके अंदर रीडिंग कितनी होगी। तो यहाँ पे अगर ये इक्विलिब्रियम पे है, क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, तो इक्वेशन क्या बनेगा, T इज इक्वल्स टू mg, यही बनेगा इक्वेशन।
और यही टेंशन फोर्स इसके अंदर स्प्रिंग के अंदर लग रहा है, तो टेंशन फोर्स kx के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स, हमारा जो भी स्प्रिंग फोर्स होगा वो mg के इक्वल लिख सकता हूं, बताओ mg के इक्वल लिख सकता हूं। जितना ये खींचेगा वही फोर्स ऊपर जा रहा है स्प्रिंग के पास, तो स्प्रिंग के अंदर जो भी स्प्रिंग फोर्स होगा वो mg के इक्वल होगा, क्योंकि t इक्वल्स टू mg है। और यहाँ पे मैंने बताया था कि टेंशन फोर्स ही क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है, उसको बस स्प्रिंग फोर्स से चेंज कर देना है। ठीक है, तो t जो भी t यहाँ पे लग रहा है वो kx के इक्वल होगा। ठीक है, ओके, और वो क्या होगा, kx mg के इक्वल होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि रीडिंग मेरा mg होगा। स्प्रिंग फोर्स ही क्या होती है, रीडिंग होती है। ये क्या है, हमारा स्प्रिंग फोर्स है, जो भी स्प्रिंग फोर्स आएगा वही हमारी क्या होगी, रीडिंग होगी। तो रीडिंग कितनी आ गई, mg आ गई। ठीक है, आपको ये सोचना था कि एक स्ट्रिंग एक टेंशन और एक टेंशन, तो यहाँ पर स्प्रिंग रखा है तो यही टेंशन स्प्रिंग पे लग रहा है, तो जो भी इस टेंशन की वैल्यू होगी वही स्प्रिंग की रीडिंग होगी, इसलिए रीडिंग mg आया। नोट करो इसको, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया आपने। चलिए भैया, आप क्वेश्चन बहुत सॉल्व करवाते हो, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। मान लो ये हमारे पास एक गाड़ी है, इस गाड़ी को मैंने एक स्प्रिंग से अटैच कर दिया कुछ इस तरीके से। यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स मेंशन है, मान लो स्प्रिंग फोर्स है 100 न्यूटन। ठीक है, इस गाड़ी का वेट है 4 kg, तो इसका एसेलेरेशन निकालना है कि एसेलेरेशन कितना होगा इसको। ये 4 kg का गाड़ी है, इसको स्प्रिंग से खींच रहे हैं, दैट मीन्स स्प्रिंग फोर्स गिवन है 100 न्यूटन, तो हमें बताना है कि एसेलेरेशन कितना होगा। और ये गाड़ी मेरे सब्सक्राइबर के लिए फ्री है, जो भी चाहे बैठ सकता है इसके अंदर। ठीक है, जो भी चाहे इस गाड़ी के अंदर बैठ सकता है, उससे मैं पैसा नहीं लूंगा, ये मेरे सब्सक्राइबर के लिए है। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स है 100 न्यूटन, तो जो यहाँ पे टेंशन होगा क्या वो 100 न्यूटन के इक्वल होगा? बताया था ना, टेंशन स्प्रिंग फोर्स टेंशन स्प्रिंग फोर्स रीडिंग, ये सारी चीज़ें सेम है। तो जो खिंचाव स्प्रिंग के अंदर आएगा वही यहाँ स्प्रिंग पे आएगा 100 न्यूटन। ठीक है, एसेलेरेशन भी इधर है, तो इसका एफबीडी बनाओ गाड़ी का। सपोज ये गाड़ी है, इधर टेंशन लग रहा है और टेंशन फोर्स 100 न्यूटन के इक्वल है। ठीक है, इसका वेट है 4 kg, एसेलेरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, तो निकाल सकते हो क्या हो जाएगा। इक्वेशन बनाओ, t इज इक्वल्स टू 4 × a। t कितना है 100 न्यूटन, 4 × a, एसेलेरेशन निकालना है 100 डिवाइड बाई 4 कर दो। ठीक है, ये चला जाएगा 25 टाइम्स में। ठीक है, तो एसेलेरेशन क्या आ गया 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत तेज गाड़ी चलेगी यार, इतना एसेलेरेशन। तो एसेलेरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे निकाला भैया? अगेन यही चीज इसके अंदर सिखाना था कि स्प्रिंग फोर्स टेंशन की इक्वल हो जाएगा, टेंशन के बाद एफबीडी बनाओगे, एफबीडी बना के न्यूटन सेकंड लगा के सॉल्व कर देंगे। चलिए नोट करिए इसको, चलिए इसको मैं रफ करता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कटिंग ऑफ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग। कटिंग ऑफ स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग। चलिए इसको भी एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। सपोज मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके से एक सरफेस है, इस सरफेस के साथ एक स्ट्रिंग कनेक्ट करके एक ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे एक स्प्रिंग को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करके वापस एक ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया। इस ब्लॉक का मास है m, इसका मास है 2m। तो अगर मैं ये वाले स्ट्रिंग को काटूंगा कैंची से, तो आपको बताना है एसेलेरेशन ऑफ am कितना होगा और एसेलेरेशन ऑफ ब्लॉक 2m कितना होगा। दोनों के एसेलेरेशन हमें निकालने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको यहीं पर एफबीडी बना देना है, कौन सा फोर्स कौन सा डायरेक्शन में कितना लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करना है। तो 2mg को देखो, इसके ऊपर वेट फोर्स लग रहा होगा नीचे 2mg। ओके, और जैसे ये नीचे खींचेगा ऊपर स्प्रिंग फोर्स लगेगा विच इज इक्वल्स टू एफ लगेगा। ठीक है, एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितना नीचे वेट फोर्स लग रहा होगा, मतलब 2mg। एक एफ इधर लग रहा है, तो इस एंड पे भी एक एफ ऐसे लगेगा, उसका भी वैल्यू क्या होगा 2mg। ये सारी चीज़ें मेंशन करना आता है आपको। ठीक है, सीखिए, मेरे साथ साथ मेंशन करिए। एक एफ फोर्स इधर, एक इधर। अब ये एक और ब्लॉक है, इसका भी वेट फोर्स होगा नीचे विच इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, उसके बाद ऊपर में टेंशन था t। ठीक है, अब हमने यहाँ से काट दिया, ये टेंशन हो गया 0। तो ये वाले ब्लॉक के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं स्ट्रिंग को काटने के बाद? देखो टेंशन 0 हो गया। ठीक है, तो इसका एफबीडी बनाओ, ब्लॉक m के ऊपर कौन कौन से फोर्स, नीचे एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, वैल्यू कितना है 2mg। नीचे वेट फोर्स लग रहा है mg। आपने स्ट्रिंग को काटा है, वेट फोर्स हमेशा फ्री फॉल में भी वेट फोर्स लगता है, तो वेट फोर्स तो लगेगा ही। और स्प्रिंग फोर्स तुरंत, जस्ट आपने इसको ऐसे कट किया है तो तुरंत अनस्ट्रेच थोड़ी ना हो जाएगा, तुरंत अनस्ट्रेच नहीं होगा ना। तो उसके अंदर जो भी फोर्स होगा वो आफ्टर, जस्ट आफ्टर कटिंग के बाद भी होगा विच इज इक्वल्स टू 2mg। ठीक है, तो इसके ऊपर इक्वेशन लगाओ, mg प्लस 2mg करोगे,
mg प्लस 2 mg कर दो तो क्या हो जाएगा 3 mg टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स, जो भी इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा। तो फोर्स की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन करोगे, मास से मास कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई 3g। तो am जो ब्लॉक m मास का है उसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना लग रहा है 3g लग रहा है। हमने कैसे निकाला, सबसे पहले आपको सारे फोर्स को मेंशन करना है। टेंशन को काटोगे, स्ट्रिंग को काटोगे, टेंशन जीरो हो जाएगा, बाकी सारे फोर्स एग्जिस्ट करेंगे एट अ टाइम जस्ट आफ्टर। जैसे ही इसको काटोगे इसके बाद ये सारे फोर्स एग्जिस्ट करेंगे, उसको रखा, उसको ma की इक्वल कर दिया, एक्सेलरेशन कितना आ गया 3g। तो am का एक्सेलरेशन कितना आ गया 3g। इसका निकालें, इसका मतलब इसका एफबीडी बनाना पड़ेगा, इसको रफ कर दूं। चलिए अब ब्लॉक 2m का एफबीडी बनाते हैं। ये मेरे पास 2m हो गया। ऊपर देखोगे इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है fs, वैल्यू कितना है 2mg। नीचे क्या है वेट फोर्स कितना है 2mg। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो F कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए 2ma भी 0 हो जाएगा, इसलिए एक्सेलरेशन 2m मास का 0 हो जाएगा, मतलब फ्री फॉल करेगा ये। तो ये कितना आ गया 0 आ गया। समझ में आया, नोट करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। ठीक है, नोट कर लिया आपने, रफ करूँ। ओके चलिए, सब कुछ सेम रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। स्ट्रिंग को नीचे कर दूंगा और स्प्रिंग को ऊपर कर दूंगा, बस ये चेंज करने वाला हूं। अब यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पे स्ट्रिंग आ जाएगा और यहां पे स्प्रिंग आ जाएगा। अब मैं इसको कट कर रहा हूं। अब मुझे बताओ कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक मास m कितना होगा और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक मास 2m कितना होगा। तो सबसे पहले फोर्स को रखोगे नीचे 2mg वेट फोर्स, ठीक है। ये स्ट्रिंग है तो ऊपर टेंशन होगा, यहाँ पर भी टेंशन T होगा, ठीक है। और ऊपर इसके ऊपर क्या लगेगा स्प्रिंग फोर्स लगेगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स, इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको नीचे के सारे फोर्स निकालने होंगे। तो टेंशन फोर्स की वैल्यू यहाँ से देखो 2mg हो जाएगी, तो यहाँ पर भी टेंशन कितना होगा 2mg हो जाएगा। और वापस ये ब्लॉक है तो इसके ऊपर वेट फोर्स भी लगेगा, तो mg। तो नीचे mg लग रहा है वेट फोर्स और टेंशन फोर्स 2mg, तो टोटल कितना होगा 3mg, तो ऊपर कितना लगेगा 3mg। तो अब हम लोग यहाँ पे एफबीडी बनाएंगे। पहले ब्लॉक मास m का बनाते हैं, ठीक है। इसको जैसे ही कट करोगे तो ये वाला फोर्स टेंशन 0 हो जाएगा, लेकिन mg रहेगा, ठीक है। और ऊपर कितना 3mg, ऊपर कितना लग रहा है 3mg, नीचे कितना लग रहा है mg। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 3mg माइनस mg इज इक्वल्स टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन am, यही तो निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा m इंटू am इज इक्वल्स टू 3mg माइनस mg करोगे तो कितना हो जाएगा 2mg हो जाएगा, m से m कैंसल, am इक्वल्स टू 2g। एक्सेलरेशन कितना आ गया ब्लॉक मास m का 2g, यहाँ पे लिख दे 2g एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। अब इसका निकाले 2mg का, देखो इसका एफबीडी बनाते हैं। 2m यहाँ पे है, नीचे कितना लग रहा है 2mg, ऊपर सिर्फ टेंशन था जो कि 0 हो गया, तो सिर्फ एक ही फोर्स है, तो क्या लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स सिर्फ एक ही है 2mg, ठीक है 2mg। तो 2mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना 2m इंटू एक्सेलरेशन, m से m 2 से 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई g मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका एक्सेलरेशन क्या आ गया g आ गया, तो ये 2m का g आ गया और am का 2g आ गया। नोट करिए इसको। तो यहाँ पे ब्लॉक m मास का एक्सेलरेशन 2g आया, ब्लॉक 2m का एक्सेलरेशन g आया। डायरेक्शन देखो, जैसे ही ये ब्लॉक को आप ये स्ट्रिंग को काटोगे ब्लॉक नीचे जाएगा, तो पहले ये स्ट्रेच हुआ होगा, ऐसे इलोंगेट हुआ होगा। जैसे ही काटोगे ब्लॉक ऊपर जाएगा, तो एक्सेलरेशन इसका कहाँ होगा ऊपर के डायरेक्शन में होगा। एज इट इज ये फ्री फॉल करेगा, जैसे इसको काट दोगे तो ये क्या होगा, ये फ्री फॉल करेगा, तो इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे होगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं इसको रफ करूँ, आगे बढ़े। चलो, ये हमारे पास एक सरफेस है, इसके साथ एक पुली यहाँ पे और एक पुली यहाँ पे। इस पुली के साथ एक ब्लॉक यहाँ पे अटैच है और इसके साथ एक ब्लॉक यहाँ पे अटैच है। यहाँ पे एक पुली है, इसको ऊपर सरफेस के साथ अटैच कर दिया है। दोनों का मास स्मॉल m है, स्मॉल m है, ठीक है। सपोज मान लो यहाँ पे स्प्रिंग लगा देते हैं, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा देता हूँ और एक स्प्रिंग यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। ओके, हमें बताना है कि एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का क्या होगा, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्सेस को मेंशन करेंगे। नीचे वेट फोर्स mg, ऊपर क्या लगेगा, ऊपर लगेगा स्प्रिंग फोर्स fs, ठीक है। ओके, और यहाँ पर क्या लगेगा टेंशन लगेगा, यहाँ पर भी टेंशन लगेगा और यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स भी लगेगा, ठीक है। और वो टेंशन के इक्वल होगा, ओके। और यहाँ पर भी टेंशन लगेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है कि अगर ये स्प्रिंग को मैं काट दूंगा तो इन दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो जैसे ही आप इस स्प्रिंग को काटोगे fs 0 हो जाएगा, fs 0 हो जाएगा। और आपको पता है कि एक स्ट्रिंग मतलब एक टेंशन, तो अगर fs 0 हो गया तो हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और स्प्रिंग फोर्स की भी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो टेंशन है इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर एक और फोर्स लग रहा होगा mg। अब टेंशन ऊपर का 0 हो गया तो इसका एफबीडी बनाएंगे, तो ऊपर में टेंशन तो 0 है, नीचे में सिर्फ और सिर्फ वेट फोर्स है।
तो इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, फोर्स कितना है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स सिर्फ mg है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू g के इक्वल हो जाएगी, क्या होगी, g के इक्वल हो जाएगी इस ब्लॉक के लिए। अब इस ब्लॉक का देखो जैसे ही काटोगे ये फ्री फॉल करेगा, m नीचे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा, mg के इक्वल होगा। इसका भी ऊपर इक्वेशन बनाओ, F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स कितना है mg, एक ही फोर्स लग रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास ब्लॉक का m है इंटू एक्सेलरेशन, m से m कैंसिल, एक्सेलरेशन की वैल्यू g आ गई। तो दोनों ही ब्लॉक फ्री फॉल करेंगे ऐसे केस में, क्योंकि आपने स्प्रिंग को काट दिया, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू 0 हो गई, तो टेंशन की वैल्यू हर पॉइंट पे 0 हो जाएगी। जहां जहां इस स्ट्रिंग के साथ जितने भी फोर्स लग रहे होंगे सबकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू भी 0, तो जो भी फोर्स ब्लॉक के ऊपर बचे उसका हमने इक्वेशन बना के सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक सरफेस है, एक स्प्रिंग को यहाँ कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे एक ब्लॉक है, एक स्ट्रिंग है, फिर उसके बाद एक और ब्लॉक है, फिर स्प्रिंग है, फिर एक और ब्लॉक है। इस तरीके से तीनों का मास स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m। हमें बताना है कि इन तीनों का एक्सेलरेशन क्या होगा जब ये स्ट्रिंग को मैं बीच से काट दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें फोर्स को मेंशन करना है, नीचे से स्टार्ट करना है, वेट फोर्स mg नीचे, ऊपर स्प्रिंग फोर्स fs, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, mg की इक्वल हो जाएगी। यहाँ पर भी स्प्रिंग फोर्स होगा fs, इसकी वैल्यू mg की इक्वल होगी, इसका वेट फोर्स होगा वो भी क्या होगा, mg की इक्वल होगा। ठीक है, तो नीचे फोर्स कितना लग रहा है ब्लॉक पे, mg प्लस mg, तो ऊपर टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2mg हो जाएगी। यहाँ पे टेंशन 2mg हो जाएगी, तो यहाँ पर भी टेंशन कितना हो जाएगा, 2mg हो जाएगा। इसका वेट फोर्स भी होगा यहाँ पे mg, 2mg प्लस mg, तो यहाँ पे 3mg हो जाएगा, तो ऊपर स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3mg। पहले फोर्स मेंशन करना है और आपको ये समझना है कि स्ट्रिंग को काटा नहीं है। अब काटो, अब काटोगे आप तो यहाँ पे टेंशन, जैसे ही यहाँ पे काटोगे तो टेंशन की वैल्यू 0 हो गई, बताओ यहाँ पर भी टेंशन की वैल्यू 0 हो गई, पूरे स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू 0 हो गई। तो ये वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, तो क्या हो जाएगा इस ब्लॉक का, पहले ऊपर वाले का एफबीडी बनाते हैं m। अब नीचे टेंशन तो 0 हो गया, वेट फोर्स है, वेट फोर्स रहेगा mg, टेंशन 0 हो गया, ऊपर में स्प्रिंग फोर्स कितना था, स्प्रिंग फोर्स था 3mg, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 3mg माइनस mg 2mg, और वो ma के इक्वल होगा, m इंटू a, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 2g, एक्सेलरेशन कितना आ गया 2g इस ब्लॉक का। इसका निकालें, देखो इसका एफबीडी बनाओ, ऊपर में सिर्फ टेंशन था, टेंशन की वैल्यू 0 हो गई, नीचे में कौन कौन से फोर्स है, वेट फोर्स है और एक स्प्रिंग फोर्स है, दोनों की वैल्यू mg है, तो mg प्लस mg फोर्स कितना हो गया, 2mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मास से मास कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, 2g आ गई, यहाँ पर भी क्या आ गई, 2g आ गई। ठीक है, इस वाले ब्लॉक को देखो, इस वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाओगे, m नीचे क्या लगेगा, वेट फोर्स, ऊपर क्या लग रहा है, देखो ऊपर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी है, mg है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इसके ऊपर, 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकाल दिया, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको सारे फोर्स को मेंशन करना है डायरेक्शन के साथ, उसके बाद जो भी चीज़ काट रहा है उसको काटो, उसको 0 करो, और बाकी जो भी फोर्स ब्लॉक के ऊपर बच गए उसको मास इंटू एक्सेलरेशन से इक्वल कर दो, वहाँ से एक्सेलरेशन निकल जाएगा। नोट करिए इसको, देखो यहाँ पे इसका डायरेक्शन देखोगे 2g, जैसे ही इसको काटोगे ये पहले स्ट्रेच होगा, खींचा हुआ होगा, जैसे ही काटोगे ये ऊपर जाएगा, तो इसका डायरेक्शन ऊपर। ओके, ये देखो, ये वाले ब्लॉक को देखो, जैसे ही अब देखो क्या होता है, यहाँ पे ये वाला ब्लॉक खींच रहा है, इस स्प्रिंग को खींचेगा ऐसे, जैसे ही काटोगे ये वापस ऐसे आएगा, इसके पास आएगा, तो ये कहाँ होगा, इसका एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में लगेगा, और ये तो 0 है तो इसके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं होगा, जबकि एक्सेलरेशन ही नहीं है। ठीक है, नोट करिए इसको अच्छे से। ठीक है, तो इसको आपने नोट कर लिया, आगे बढ़े, चलो अब क्या करेंगे, अब सिर्फ स्प्रिंग को काटेंगे और देखेंगे कि उसके स्प्रिंग कांस्टेंट में डिफरेंट क्या होता है, मतलब क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, सपोज मान लो कि ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, इसका लेंथ L है, लेंथ क्या है, L है। ठीक है, सबसे पहले एक रिलेशन को समझा देता हूं, उसके बाद इसको हम लोग बीच से इसको यहां से कट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले रिलेशन को समझो कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि K इंटू L क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो कि कोई स्प्रिंग गिवन है आपको, सपोज मान लो यहाँ पे एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, लेंथ L है, और इसको मैंने काट दिया 2 पार्ट में, ये मेरा एक पार्ट इधर हो गया और ये मेरा एक पार्ट इधर हो गया। सपोज मान लो इसका L/2 लेंथ है और इसका L/2 है, तो अब बताओ कि स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 की वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, KL कांस्टेंट है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि पहले स्प्रिंग जो हमारी थी उसके अंदर क्या था, K इंटू L। ठीक है, उसके बाद हमने दोनों को क्या किया, दोनों को एक दूसरे से कट कर दिया, मतलब आधा आधा, तो K1 इंटू L/2 इज इक्वल्स टू K2 L/2। ठीक है, एक बार इससे रिलेट करो
तो यहाँ से K1 आ जाएगा, तो K1 की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, L से L खत्म हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2K आ जाएगा। तो K1 की वैल्यू क्या आ गई 2K आ गई। एज इट इज जब आप इसको सॉल्व करोगे इसके साथ तो यहाँ से भी क्या आ जाएगी K2 की वैल्यू भी 2K आ जाएगी। इसका मतलब जब हम लोग स्प्रिंग को हाफ कर रहे हैं, हाफ पे मतलब कट कर रहे हैं, तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ट्वाइस इंक्रीज हो रही है, ये रिलेशन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब मैं इसको सपोज यहाँ से कट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया था कि हाफ हाफ को एक दूसरे से मतलब कट किया था, तो क्या स्प्रिंग कांस्टेंट 2K आया। लेकिन अब मैं कुछ रेशियो में कट कर रहा हूँ, सपोज मान लो 2:3 में मैं इसको एक दूसरे से कट कर रहा हूँ, और पहले स्प्रिंग कांस्टेंट K थी और लेंथ L था। तो अब आप मुझे ये बताओ कि जो नया स्प्रिंग ऐसे बनेगा, ये मान लो ये 2 वाला है और ये 3 रेशियो वाला है, तो इसके अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट K2 और K1 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो अगर आपके पास रेशियो में है तो आपको क्या करना है, आपको 2x + 3x, ये रेशियोस है तो 2x + 3x इज इक्वल टू टोटल लेंथ लेना है जो कि स्प्रिंग की थी L। इसको सॉल्व करोगे 5x इज इक्वल टू L, तो x की वैल्यू क्या आ गई L/5। तो x की वैल्यू यहाँ पे रखो, क्योंकि ये 2x और 3x थे, तो x की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये L/5 आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3L/5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ आ गए। अब हम लोग फार्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला KL कांस्टेंट जो मैंने आपको बताया था। तो स्प्रिंग को काटने से पहले इसके अंदर क्या होगा, K × L होगा इज इक्वल टू, अब हमने दोनों को अलग अलग काट दिया, तो K1 × L इज इक्वल टू K2 × L2। ठीक है, तो यहाँ पे KL तो KL ही है, K1 हमें निकालना है, L1 कितना आया 2L/5 एज इट इज, K2 × L2 कितना है 3L/5। इसको इससे रिलेट करो तो K1 मिल जाएगा, इससे रिलेट करो तो K2 मिल जाएगा। तो K1 की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो 5K / 2 ये आ गया K1, और K2 की वैल्यू निकालो, L से L खत्म। ठीक है, ओके, और ये चला जाएगा 5K, मतलब 5K / 3। तो K1 K2 की वैल्यू भी हमने निकाल दी है। कब, जब एक स्प्रिंग को किसी रेशियो में कट करते हैं तो ऐसे निकालना है स्प्रिंग कांस्टेंट, और अगर सेम रेशियो, मतलब मान लो 1:1, इसका मतलब हाफ हाफ में अगर कट किया है तो उसका क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट ट्वाइस हो जाएगा, मतलब 2K हो जाएगा। पहले K था तो 2K, अगर पहले 2K होता तो 4K। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ रहे हो। ठीक है, नोट करो इसको अच्छे से, आगे बढ़े। ओके, स्प्रिंग इन सीरीज, स्प्रिंग इन सीरीज। तो मान लो यहाँ पे एक सरफेस है, इसके साथ एक स्प्रिंग यहाँ अटैच किया, इसके साथ एक स्प्रिंग यहाँ, और इसके साथ एक ब्लॉक कर दिया है। मान लो इस ब्लॉक को हटाया तो यहाँ पे F फोर्स रख देता हूँ, F4 से खींच रहा हूँ। यहाँ पे K2 है और ये K1 है स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले देखो जो भी हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मान लो इसके अंदर x इलोंगेशन हुआ और इसके अंदर x2 इलोंगेशन हुआ, तो टोटल क्या हो जाएगा x1 + x2। बताओ ये पूरे सिस्टम पे स्प्रिंग फोर्स क्या लग रहा होगा, K × X मान लेता हूँ लग रहा है, और ये X टोटल है, क्योंकि ये पूरे सिस्टम पे फोर्स लग रहा है तो इसको F के इक्वल नाम दे दिया। ठीक है, तो ये टोटल फोर्स आ गया जो कि पूरे दोनों स्प्रिंग पे लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस स्प्रिंग का निकालते हैं, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा। तो F1 मान लेते हैं, F1 फोर्स इस पे लग रहा है, F1 इज इक्वल टू K1 × X2 एज इट इज। इस पे निकालोगे ये वाले स्प्रिंग पे तो क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू K2 X2। अब मुझे एक बात बताओ, आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया था मैंने थोड़ी देर पहले, उसके अंदर क्या बताया था कि रीडिंग दोनों में सेम आ रही है, इसका मतलब फोर्स भी सेम होगा, तो दोनों में फोर्स सेम होगा, तो F1 और F2 वो F के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू रख के इस इक्वेशन में रखो, तो XT की वैल्यू देखो F/K आ गया इज इक्वल टू X1 की वैल्यू यहाँ से रखो, सॉरी यहाँ पे X1 है, यहाँ से रखो तो F/K1 आ गया, प्लस यहाँ से रखो X2 की वैल्यू तो F/K2 आ गया, F से F कैंसल दोनों साइड, तो क्या आ गया 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 + 1/K2। तो जब भी सीरीज में स्प्रिंग होंगे तो उनका कांस्टेंट, इक्विवेलेंट कांस्टेंट ऐसे निकालोगे। इसको नोट करो, उसके बाद पैरेलल का समझाता हूँ। समझ में आ गया ना, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा वो x1 + x2 के इक्वल होगा, इसलिए हमने ये इक्वेशन बनाया। उसके बाद हमने ये बताया कि पूरे स्प्रिंग में फोर्स सेम होगा, चाहे यहाँ पे चेक कर लो चाहे यहाँ पे चेक कर लो, इसीलिए F1 F2 F के इक्वल है। उसके बाद आंसर है। चलिए अब पैरेलल वाला समझते हैं। स्प्रिंग इन पैरेलल। अब पैरेलल में सपोज ये सरफेस है, एक स्प्रिंग यहाँ है और एक स्प्रिंग यहाँ है। ठीक है, और इसको एक फोर्स से खींच रहे हैं बाहर के साइड। ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका K2। ओके, तो इसको बाहर खींचोगे तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा Fs इक्वल्स टू, मान लो सॉरी F1 नाम देते हैं, F1 इज इक्वल्स टू K1 X1, और जब इसको खींचोगे बाहर तो यहाँ भी फोर्स लगेगा F2 इज इक्वल्स टू K2 X2। अच्छा, जितना फोर्स इधर खींचोगे उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। बताओ, जितना ही तुम इधर खींचोगे उतना इधर लगेगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन मान लो खींच के यहाँ पे मैं रोक दे रहा हूँ,
तो क्या हो जाएगा, f की वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 प्लस F2 की इक्वल हो जाएगा कि नहीं होगा, बताओ। जितना आप बाहर खींचोगे उतना ही स्प्रिंग फोर्स लगाएगा अपनी तरफ, तो F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 हो जाएगा, ठीक है। तो F मान लो कि टोटल इस पर kx लग रहा है फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे F की वैल्यू क्या आ गई, kx हो गई। F1 की वैल्यू क्या है, k1x1 प्लस F2 की वैल्यू k2x2, ठीक है, ओके। अब एक चीज़ को समझो अब अच्छे से, इसको जितना खींचोगे, जितना डिस्प्लेसमेंट इसमें होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसमें होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है एक दूसरे से। तो x1 इज इक्वल्स टू x2 इज इक्वल्स टू x लिख सकता हूँ। वहाँ पे फोर्स सेम थे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे तो x1 को मैं x लिख सकता हूँ, x2 को भी x लिख सकता हूँ, x से x तीनों साइड दोनों साइड कैंसिल हो गया, तो k इक्विवेलेंट क्या आ गया, k1 प्लस k2। समझ गए आप पैरेलल में कैसे निकालना है k इक्विवेलेंट, ठीक है। बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करिए, डाउट आता है तो डाउट सॉल्व करिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सॉल्व करिए, वहीं से कंसेप्ट आएगा, वहीं से आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, चाहिए पढ़ाई करिए, बाय।